Doctors in India have begun a national strike in protest against the rape and murder of female. इंडिया में टोटल 23,581 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां मरीज जाता तो अपना इलाज करवाने हैं पर आता है और बीमार होकर। हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड हैं तो दवाइयां नहीं हैं, दवाइयां हैं तो स्टाफ्स नहीं है, और स्टाफ्स हैं तो डॉक्टर्स ही टाइम पर नहीं आते। आइए देखते हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत जहां लोग चाह करके भी नहीं जाना चाहते। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए। ये आर्टिकल बताता है कि 80% पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स पर नहीं है। ये परसेंटेज एक गवर्नमेंट सर्वे का रिजल्ट है जो ये दिखाता है कि आम हॉस्पिटल्स काफ़ी लो क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो 80% चांस है कि वो फैसिलिटी अपने बेसिक स्टैंडर्ड पर भी काम नहीं कर रही होगी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए। नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का हाल देखकर लगता है कि सरकारी अस्पतालों में आज भी इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। यहाँ एक गर्भवती महिला को सोनोग्राफी के लिए 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हॉस्पिटल के अंदर हाइजीन का हाल ऐसा है कि वॉशरूम्स गंदे पड़े हैं, टॉयलेट्स लॉक्ड हैं और स्टाफ की कमी के कारण पेशेंट को बेसिक ट्रीटमेंट भी मिलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ ओपीडी में हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन रिसोर्सेस और डॉक्टर्स की कमी के कारण लाइन में खड़े रहना और ट्रीटमेंट के लिए घंटों इंतजार करना आम बात हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब एक ऐसे शहर में हो रहा है जो सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब माना जाता है। अगर नागपुर जैसे बड़े शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल है तो छोटी जगहों पर सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या हाल होगा सोचा जा सकता है। इससे खराब बात तो ये है कि कोई इन सब चीजों को लेकर डिस्कस भी नहीं करना चाहता, चाहे वो देश के लोग हो, मीडिया हो या सरकार हो। इतना सब कुछ देखकर ये तो समझ आता है कि अगर हम कभी बीमार या किसी दुर्घटना का शिकार हुए तो गवर्नमेंट ने जैसी फैसिलिटीज दे रखी हैं अस्पतालों में, उससे हमारी कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ जरूर जाएगी। इतने सारे केसेस देखकर हमें खुद से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। जब सरकारी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर और ऑक्सीजन तक नहीं मिलता तो किस मुंह से फ्री हेल्थ केयर का वादा किया जाता है? क्या सिर्फ बजट अनाउंस कर देने से हेल्थ सिस्टम सुधर जाता है या ग्राउंड रियलिटी देखना भी जरूरी है? मांगे पूरी करने की बात हो तो ये सवाल मीडिया के मन में सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया का ध्यान है उन कामों में जिनमें हमें थोड़ा भी फायदा ना हो। अगर मीडिया को इन सब कामों से फुर्सत मिले तो वो ये सब सवाल उठाए ना। हालांकि ऐसे टाइम में कुछ चैनल्स अभी भी ईमानदारी से काम कर रही हैं। नो वंडर वाई आवर इंडियन मीडिया रैंक सो लो। अगला सवाल ये है कि अगर हमारे देश में डॉक्टरों की कमी नहीं है तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स जाते कहाँ हैं? तो इसका जवाब है प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनमें मरीज अगर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाता है तो डॉक्टर उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बुला लेते हैं पैसों के लिए। यहाँ सवाल उन डॉक्टर से भी है कि आपको अगर असाइन किया गया है उस काम के लिए तो एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आपका हक बनता है उस मरीज को बिना फीस लिए या उसी फीस में देखना। यहाँ तक खबर ये भी आती है कि डॉक्टर्स ही नहीं है सरकारी हॉस्पिटल्स में, वी आर नॉट इवन रिक्रूटिंग मोर एंड मोर डॉक्टर्स। 82% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, ये आंकड़ा अपने आप में ही बहुत डरावना सुनने में लगता है, क्योंकि जब भी अब लगता है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए होता है, मेट्रो सिटीज को छोड़ दिया जाए तो छोटे छोटे गांव या टियर 2 टियर 3 शहरों में तो डॉक्टरों की कमी साफ दिखती है। ज्यादातर डॉक्टर एज ए प्रोफेशन सरकारी अस्पतालों में काम नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, इंक्लूडिंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क आवर्स, असॉल्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। बदकिस्मती से अगर आप फीमेल होकर मेहनत करके सोचते हैं कि अब मैं डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाऊंगी, लोगों की हेल्प करूंगी, लेकिन वो अपने दूसरे घर यानी उस अस्पताल में भी सेफ नहीं रह सकती। ये सब घटना ज़्यादातर केसेस में सरकारी अस्पतालों में ही होती है और इन्हीं सब कारणों से हमारे डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उनकी सेफ्टी की एश्योरेंस रहती है। हमें सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सरकारी चीज़ों में भी सिक्योरिटी इंक्रीज किया जाए ताकि स्टाफ सेफ फील करे, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 9% डॉक्टर्स, 21% नर्सेस एंड 38% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। अस्पतालों की बिल्डिंग कमज़ोर हो चुकी है और बेसिक सुविधाओं का अभाव है। एम्स दिल्ली जैसे बड़े हॉस्पिटल में बरसात के दौरान ओटी एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पानी भर गया।
ज़रूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और जो हैं वो भी अक्सर घटिया क्वालिटी की होती हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 47% एसेंशियल मेडिसिन की कमी पाई गई। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट का 510 करोड़ का बजट यूज नहीं हुआ। 57% फंड्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में अनयूज्ड रहे। ये सभी समस्याओं के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पॉलिटिकल विल की कमी, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही, मैनेजमेंट और में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी, भ्रष्टाचार, फंड्स का दुरुपयोग या मिसयूज, ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर, सरकारी अस्पताल ओवरबर्डन है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरकार हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करती है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक सरकार ने 2022-23 में अपने जीडीपी का 2.1% हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहता है कि 2025 तक ये 2.5% होना चाहिए था। 2023-24 में गवर्नमेंट ने हेल्थ मिनिस्ट्री को 89,000 करोड़ एलोकेट किए थे, लेकिन कुछ स्कीम्स के फंड कट कर दिए गए और कई जगह ये पैसा या तो बेकार गया या मिसयूज हुआ। यूपी का एनआरएचएम स्कैम, उत्तर प्रदेश में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था। टॉप नेताओं और अधिकारियों तक इसमें शामिल थे। लुधियाना का ब्राइबरी केस, मई 2025 में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राइब ले रहा था। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने तुरंत सस्पेंड किया। आयुष्मान भारत में फ्रॉड, प्राइवेट हॉस्पिटल ने फेक पेशेंट के नाम पर बिल जनरेट किया और गवर्नमेंट से पैसा लिया। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जहां हर हॉस्पिटल का पैसा ट्रैक हो सके। आरटीआई के जरिए लोग जान सकते हैं कि उनके शहर के हॉस्पिटल का पैसा कहां गया। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा जहां भी करप्शन पकड़ा जाए। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे और लोगों को भी जागरूक बनाइए। अब आइए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आज भी भीड़, रिसोर्सेज की कमी और लंबी वेटिंग लाइन एक कॉमन सीन है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन इनका खर्चा आम आदमी की सोच से बाहर होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलते हैं। लोग सीरियस ट्रीटमेंट्स जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही प्रेफर करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विस फास्ट होती है, वेटिंग कम होती है, लेकिन चार्जेस हाई होते हैं। कभी कभी अननेसेसरी टेस्ट और एक्स्ट्रा बिल्स भी एक प्रॉब्लम है। सरकारी हॉस्पिटल में साफ सफाई काफ़ी बड़ी चैलेंज है। स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन्स चल रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल में तभी सफाई हो पाएगी जब पब्लिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे। सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? कचरा डस्टबिन में डालें, हॉस्पिटल के आसपास सफाई बनाए रखें, स्टाफ से इज्जत से पेश आएं, उनका काम आपके तरह ही स्ट्रेसफुल होता है। सिविक सेंस का एग्जाम्पल सेट करें ताकि दूसरे लोग भी फॉलो करें। हालांकि हर समस्या में सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ बेसिक चीज़ें जो हम जैसे लोगों से एक्सपेक्ट की जाती हैं उसमें भी खरे नहीं उतर पाते। अगर पेशेंट को डॉक्टर ठीक कर दे तो डॉक्टर ने पैसे लूट कर ठीक किया, और अगर पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ, इवन डॉक्टर ने अपना बेस्ट दिया, स्टिल हम लोग सबसे पहला ब्लेम डॉक्टर को ही करते हैं, जबकि ज़्यादातर केसेस में गलती हमारे ही नेग्लिजेंस की वजह से होती है। हम ये भी भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स भी हमारे तरह इंसान हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं। अप्रॉक्स 35% डॉक्टर्स काम करते समय सेफ फील नहीं करते। ऐसे हालत देखकर लोगों का भरोसा तो टूट ही जाता है डॉक्टर्स पर से, पर और बचा कुचा भरोसा तोड़ने के लिए आता है द अल्टीमेट नीट 2024 स्कैम। मतलब ऐसे भी हमारे देश में डॉक्टर की कमी है और फिर ऐसे स्कैम से जो गिने चुने भरोसेमंद हैं वो भी नहीं बचेंगे। जो लोग ऐसे स्कैम्स को बढ़ावा देते हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग इनका ही इलाज सबसे पहले करेंगे। बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और जब एग्ज़ाम दे के सेंटर से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो सोचिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी। किसी बड़े बाप के बेटे ने 40 लाख दे के नीट का पेपर खरीद लिया, और कोई मिडिल क्लास बच्चा पूरा साल मेहनत करता है 40,000 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। अगर ऐसे ही चला तो आगे के टाइम में हमें नॉलेज वाले डॉक्टर की जगह रईस डॉक्टर जो पैसे लेके डिग्री लिए हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से क्रिटिसिज्म फेस करते आए हैं, एंड ऑनेस्टली ज़्यादातर चीज़ें सही भी हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। हर दिन इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हज़ारों नहीं लाखों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी फ्री या बहुत कम पैसों में। इमरजेंसी हो, सर्जरी हो या एक्सीडेंट केस, ये हॉस्पिटल काम तो कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी स्केल पे। अब स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जो लोग पहले पैसे के डर से हॉस्पिटल नहीं जाते थे, अब वो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री में करवा रहे हैं बिना 1 रुपये दिए। केरला के एर्नाकुलम हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट को क्लीन और एसी वार्ड में कीमो मिल रही है बिल्कुल फ्री। तमिलनाडु के कोयम्बटूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंडिया के बेस्ट मैटरनल केयर हॉस्पिटल में गिना जाता है। और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स लोकल लेवल पे लोगों को फ्री कंसल्टेशन, मेडिसिन और टेस्ट मिल रहे हैं बिना भीड़ और टेंशन के।
अब धीरे धीरे डिजिटल सिस्टम भी आ रहे हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो रहे हैं, टेलीमेडिसिन शुरू हो गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम लग रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट नहीं है बट चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनमें से कई लोग ऑनेस्टली चेंज लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ कमियों को नहीं बल्कि पॉजिटिव चेंजेस को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ताकि जो लोग इसमें सुधार लाने का ट्राई कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़े। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि क्या जा सकता है ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल सुधारा जाए। सबसे पहला स्टेप है बजट बढ़ाना। हेल्थ सेक्टर का शेयर जीडीपी में अभी भी बहुत कम है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे फैसिलिटीज़ कैसे इंप्रूव होंगी। दूसरा, डॉक्टर और स्टाफ की रिक्रूटमेंट। हर हॉस्पिटल में मैन पावर की कमी है, ज़्यादा लोग होंगे तो वर्कलोड डिवाइड होगा और पेशेंट को बेटर केयर मिलेगी। तीसरा, टेक्नोलॉजी का यूज़। आज भी कई जगह फाइल्स में काम हो रहा है, अगर प्रॉपर डिजिटल सिस्टम हो जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग, रिपोर्ट एक्सेस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो काफ़ी स्मूथ हो सकता है सिस्टम। चौथा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। एक प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम हो जहां पेशेंट फीडबैक सीरियसली लिया जाए। अगर कोई स्टाफ पेशेंट से बैडली बिहेव करता है या ड्यूटी के टाइम पे नहीं है तो उस पर एक्शन होना चाहिए।